हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन। आई एम आनंद। आज हम रोज़ की तरह द हिंदू के डिस्कशन को लेकर उपस्थित हुए हैं फॉर 20th मई। इसमें हमने 19th मई की न्यूज़ को भी शामिल किया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम न्यूज़पेपर्स का जो प्रसारण है, जो डिस्कशन है, वो सेम डे करें। तो आज 20th मई है, तो हमारा फोकस आज 20th मई के न्यूज़ पर ज़्यादा रहेगा। कल आपको 21 मई की न्यूज़ के डिस्कशन का वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस डिस्कशन में हमेशा की तरह हमारे पास एक सूची है जिसमें खास खबरों को, एडिटोरियल्स को शामिल किया गया है और उनके सिविल सेवा परीक्षा में जो लिंकेजेस होंगे उनको भी दर्शाया गया है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। पहली खबर एक लेख है जो चीनी या चाइनीज़ डिप्लोमेसी को लेकर लिखी गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि चाइनीज़ डिप्लोमेसी, चाइनीज़ कूटनीति के बदलते जो नेचर हैं, जो बदलते उसकी प्रकृति है, वो कैसी रही है और उसने विश्व में किन किन समस्याओं को खड़ा किया है। ये ऑफ कोर्स IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट बनेगा जो पेपर 2 में काम आएगा। हिंदू में पेज 6 पर आपको मिल जाएगा। अगली खबर दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग लेख है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का खुद शिकार भी है और आतंकवाद को प्रमोट भी करता है। इसमें हम विस्तार से कुछ बैकग्राउंड की बात करेंगे कि कैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा आदि को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है और कैसे पाकिस्तान खुद उनका शिकार बनकर बैठ गया है। ये मुद्दा दरअसल आंतरिक सुरक्षा में बहुत उपयोगी होगा। जो सिविल सेवा परीक्षा के पेपर 3 में क्वेश्चंस इस पे से आते हैं, ये भी आपको सेम पेज पर मिल जाएगा। अगली खबर दरअसल एक लेख है जिसमें लेखक ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो अभी पैकेज दिया गया है वो किस प्रकार से फ्लॉड है, किस प्रकार से वो गलतियों से, त्रुटियों से पूर्ण है। तो इसमें हम उनके मत को देखेंगे कि कैसे वो इस पूरे पैकेज को नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं। और यहाँ पर एक पॉलिसी मैटर है तो पेपर 2 में आएगा और आर्थिक मैटर भी है, इसलिए पेपर 3 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको इस पैकेज की या आत्मनिर्भर भारत की आलोचनात्मक समीक्षा करनी हो, क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना हो, तो इस पे आप इस लेख का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको पेज 7 पर दिखाई देगा। अगली खबर हमारे पास फिर से गवर्नेंस को लेकर है। उसकी हेडिंग है अ कैलॉस रेस्पॉन्स। इस शब्द का मतलब है काइंड ऑफ इनसेंसिटिव। तो जिस प्रकार से सरकारों ने माइग्रेंट्स को हैंडल किया है, उनको वापस बुलाया है, नहीं बुलाया है, राशन दिया है, नहीं दिया है, इन सब को देखते हुए ये लेख लिखा गया है। तो दरअसल ये सरकार के गवर्नेंस को दर्शाता है, गवर्नेंस पर एक टिप्पणी है और इसलिए इसको पेपर 2 के डिस्कशंस में शामिल किया जाएगा। ये पेज 7 पे मिलेगा आपको। अगली खबर दरअसल आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग अ साइक्लोन, एक चक्रवर्ती तूफान जो भारत के राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर लैंड करने वाला है और तबाही मचाने वाला है। उस पर हम इसको देखेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग पेजों में ये एक लेख न्यूज़ आई है, उसे हम क्लब करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूज़ फर्स्ट पेज पे है और बाकी एनालिसिस 11th पेज पर है। और यहाँ पर बेसिकली हम जो न्यूज़ है उसके पीछे जो रीजंस हैं उसको भी देखेंगे। तो चूंकि ये मुद्दा कुछ हद तक ज्योग्राफी से संबंधित है तो पेपर 1 में काम आएगा और दूसरा मुद्दा आपदा प्रबंधन से लिंक्ड है, इसलिए पेपर 3 में भी काम आएगा। अंतिम खबर हमारे पास में लघु उद्योगों को लेकर है। सरकार ने उनकी परिभाषा और उनकी शर्तों को कुछ चेंज किया है, जिस पे हम देखेंगे कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं और किन बातों पर बात हो रही है। तो चूंकि ये अर्थव्यवस्था का मुद्दा है तो पेपर 3 में इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो आपको हिंदू के पेज 15 पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़, फर्स्ट एडिटोरियल अबाउट द चाइनीज़ डिप्लोमेसी। इस पूरे लेख को मैंने समराइज़ किया है कुछ बिंदुओं में
जिस पे हम चर्चा करेंगे। इन लेखों में काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल बातें भी लिखी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इसलिए कुछ बातों को छोड़कर जो मुख्य बातें आपको जाननी चाहिए उसको इसमें शामिल किया गया है। अभी यहाँ पर दरअसल चीन के बदलते रवैये को दिखाया गया है और डिस्कस किया गया है। चाइनीज़ जो ग्रोथ है वो 1948 से लेकर वर्तमान तक बहुत सारे चरणों में रही है, बहुत सारे फेजेस में रही है। जब चीन को अमेरिका की आवश्यकता थी तब चीन ने अमेरिका की बात मानी। चीन ने लोकतांत्रिक ढांचे से वर्ल्ड ऑर्डर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किंतु आज चीन की शक्तियां काफ़ी असीम हैं। सेना में, मिलिट्री में, अर्थव्यवस्था में, स्पेस में उसने अपना एक जो अपनी पहचान है उसको मजबूत किया है। और आज वही चीन एक तरफा विश्व की कल्पना करता है और उस ऐसे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। जो हमने अभी सुना कि दरअसल इस पूरे लेख का शीर्षक है द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। आज चीन की कूटनीति में, चीन की राजनीति में अपने शक्तियों का एक बेखौफ प्रदर्शन है और वो विश्व को एक तरफा या एक ध्रुवीय विश्व बनाने की चाहत रखता है। वो चाहता है कि विश्व में उसकी शक्तियों का सभी देश अनुसरण करें और जो उसकी मांगे हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, उसको पूरी करें। दरअसल चीन की यह मांग आज से नहीं बल्कि पहले से थी, किंतु पहले उसकी शक्तियां सीमित थी, इसलिए उसको एक छद्म रूप से, प्रॉक्सी रूप से मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद या बहुध्रुवीय वर्ल्ड को स्टैब्लिश करना अनिवार्य था। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वर्ल्ड में ध्रुवीयता बदली है। पोलैरिटी का जो तात्पर्य है दरअसल वह शक्तियों के बिखराव से है। यदि विश्व में शक्तियां अलग अलग देशों के पास हैं तो वैसे विश्व को हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व। यदि शक्तियां दो देशों के हाथ में है तो ऐसे विश्व को हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। और यदि सारी शक्तियां एक ही देश के पास केंद्रित हैं तो वी कॉल दिस यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुवीय विश्व। आज विश्व में अगर आप देखें तो यूएसए और चाइना मुख्य रूप से दो प्रमुख शक्तियां एमर्ज कर रही हैं। हालांकि शक्तियां बाकी देशों के पास भी हैं, किंतु जो टसल तनाव है इनके बीच प्रमुख है और जो सीवियर कंपटीशन है इनके बीच ही प्रमुख है। चीन इसको भी साइड कर कर या यूएस को पछाड़ कर अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है और ये इसका प्रमाण हमें कुछ एग्जाम्पल से दिखेगा। अगर आप चीन के पुराने प्रसिद्ध नेता माओ जेडोंग की बात सुने तो उन्होंने कहा था कि शक्तियों का इस्तेमाल या पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो वो शक्ति का इस्तेमाल बंदूक से या एक वॉयलेंस के रूप में करना चाहते थे कि अगर कोई बात आपकी नहीं मानता तो आप बंदूक की नोक पर अपनी बात मनवाएं। किंतु आज के विश्व में ये संभव नहीं है। यदि कोई देश अपनी बात मनवाना चाहता है तो सभी देशों को साथ लेकर उनकी आशंकाओं को दूर कर कर ये प्रक्रिया की जानी चाहिए, जबकि चीन इसमें विश्वास नहीं करता। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे जो अभी हमने सुना वो चीन के कंटेक्स्ट में सही है कि वो शक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है। जो हमने अभी तक सुना है वो यहां पर लिखा है कि चाइना इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ यूनिलेटरलिज्म, एक पक्षवाद या एक ध्रुवीयता। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद। हम आइया के डिस्कशन में विस्तार से देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है। अभी के लिए चीन के दक्षिण में जो सागर है उसे दक्षिण चीन सागर कहा गया है। इस सागर के इर्द गिर्द चीन है, मलेशिया है, फिलीपींस है या अन्य आसियान देश हैं। इस सागर में कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन पर आसियान देशों के साथ साथ चीन ने भी अपना दावा किया है। लेकिन इन दावों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको चीन वार्ता से सॉल्व करना नहीं चाहता, बल्कि अपनी शक्तियों के दम पर उनको अपना दावा कर कर उनको हथिया कर बैठा है। बाकी देशों को इस बात की शिकायत है कि हमारे मत को सुना नहीं गया और जिसके पास शक्ति थी
उसने हमारे टापू को हड़प लिया है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे चीन विश्व में अपनी शक्तियों के बल पर अपनी मनमानी कर रहा है। दूसरी खबर उत्तर कोरिया, या दूसरा एग्जाम्पल उत्तर कोरिया से आप देखें। उत्तर कोरिया इस समय परमाणु बम या अन्य जो बम हैं उनका निर्माण कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है और साथ ही साथ विश्व की शांति को भंग करने के सभी प्रयास कर रहा है। इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र के कठोर प्रतिबंध भी हैं। आप जरा सोचें कि ऐसा देश जिसके ऊपर इतने प्रतिबंध हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, उसके पास इतने सारे उन्नत या आधुनिक बॉम्ब का निर्माण करना, उनकी टेस्टिंग के लिए धन कहाँ से आता होगा, उसे सपोर्ट कहाँ से मिलता होगा? तो उसका आंसर है चाइना, चीन। अमेरिका के खिलाफ चीन ने उत्तर कोरिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है और उत्तर कोरिया आए दिन अमेरिका, जापान या अमेरिका के दूसरे जो साथी हैं उनको तहस नहस करने की धमकियां देता है। यहाँ पर भी जो चीन के मतभेद अमेरिका से हैं उसको बातों के माध्यम से या लोकतांत्रिक माध्यम से सुलझाने की बजाय वो शक्ति का, हिंसा का सहारा लेता है और ये भी उसके एक तरफा राजनीति का एक एग्जाम्पल है। और अंतिम खबर जो भारत के हितों पे भी एक संकट खड़ा करती है वो है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। चीन से लेकर यूरोप तक जो जितने भी महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनसे गुजरने के लिए एक या मल्टी एम्बिशनल प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिस पे काम भी शुरू हो गया है। उसको कहते हैं वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चीन को यूरोप से समुद्र मार्ग से और राजमार्ग से जोड़ेगा, जिससे चीन अपने व्यापार का, अपने कल्चर का, अपनी पॉलिसी का, अपनी पॉलिटिक्स का विस्तार करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक गलियारा भारत के पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी गुजरता है, जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत की सहमति के बिना इस गलियारे पर काम शुरू किया गया है, जो भारत की अपनी संप्रभुता पर एक आघात है। यहाँ पर भी भारत के बार बार चीन से आग्रह करने पर, उसे समझाने के बाद भी चीन ने इस परियोजना को रद्द नहीं किया है। यहाँ भी चीन अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर भारत और अन्य देशों की संप्रभुता पर आघात करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। और इन सब उदाहरणों को देखते हुए भारत के सामने चीन की शक्तियों को संतुलित करने की हमें विदेश नीति का निर्माण करना पड़ेगा। और इस विदेश नीति के निर्माण में हमें उन देशों को अपनी ओर देखना पड़ेगा या बुलाना पड़ेगा जो इस युद्ध में, इस टकराव में हमारा साथ दे सकते हैं। उसमें से एक USA है। तो यहाँ पर भविष्य की विदेश नीति में भारत को चीन के साथ वार्ता करने के साथ साथ उसकी चेंजिंग डिप्लोमेसी को समझना होगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के तनाव को अगर देखा जाएगा तो इसका सॉल्यूशन चीन अपने तरीके से करना चाहेगा, और उसका सॉल्यूशन है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल। भारत के सामने जो नया खतरा है वो है हिंद महासागर में चीनी उपस्थितियाँ। अगर चीन इन्हीं देशों की तरह, इन सागरों की तरह हिंद महासागर में भी किसी भी टापू पर क्लेम करके वहाँ पे अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल या निर्माण करेगा तो भारत की सुरक्षा को खतरा महसूस होगा। इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि चीन की पॉलिसी कैसे बदल रही है। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे चीन की डिप्लोमेसी बदली है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चीन ने एक तरफा विश्व के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने का काम शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारे सामने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर है। इसमें आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट भी करता है और आतंकवाद से पीड़ित भी है। और इस आर्टिकल के डिस्कशन में हम काफ़ी विस्तार से कुछ चीज़ों को समझेंगे जो आने वाले सभी डिस्कशन के लिए आपको हेल्प करेगा। दरअसल पाकिस्तान का आतंकवाद भारत में ये जग जाहिर है। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा टाउन में एक आतंकवादी हमले में
भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। लश्कर ए तैयबा नामक आतंकी संगठन का हाथ इसके पीछे पाया गया। लश्कर ए तैयबा एक ऐसा संगठन है, आतंकी संगठन है, जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट लगातार मिलता आया है। इस कोविड महामारी के दौरान भी पाकिस्तान अपनी आतंकी हमलों से, गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। ये चिंता का विषय है। ये खबरें हम पहले भी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट करता है, किंतु पाकिस्तान इसका पीड़ित है। इसकी हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आतंकवाद को सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए आगे महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान ने तालिबान को नर्चर किया है, तालिबान को ग्रो किया है। अगर हम कल की वीडियो देखें, अब कल को देखेंगे वीडियोस में, तो कल अफगानिस्तान की चर्चा करते हुए मैंने बात की थी कि कैसे बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि आई एम द मदर ऑफ तालिबान, और किस प्रकार से तालिबान को सपोर्ट किया गया और क्यों किया गया। तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का एक रास्ता ढूंढा। तालिबान के अलग अलग फैक्शंस, ग्रुप बने हैं। एक अफगान तालिबान है, एक पाकिस्तान तालिबान है। पाकिस्तान तालिबान, दरअसल हुआ ये कि जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना भेजी तालिबान को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद मांगी कि उनकी मदद से वो तालिबान से लड़ाई कर सकते हैं। 1990 के दशक से जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, अब 2001 आते आते अमेरिकी प्रेशर में पाकिस्तान को उसी तालिबान के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी। इससे तालिबान के बहुत सारे लड़ाके, आतंकी पाकिस्तान के विरुद्ध हो गए। उन्होंने मिलकर अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था TTP, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान। 2015 में पेशावर के आर्मी स्कूल में एक आतंकी हमले में पाकिस्तानी आर्मी के परिवारों के 150 बच्चों को आतंकियों ने मार गिराया या मार दिया। निर्दोष बच्चों की हत्या उन्होंने इसलिए की ताकि वो उस आर्मी को सबक सिखा सकें जो अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को सफाया करने में लगा है। यह बताता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 और संगठनों को सपोर्ट किया। एक हमने देखा लश्कर ए तैयबा और दूसरा है जैश ए मोहम्मद। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिसको हम देखते हैं। लश्कर ए तैयबा दरअसल थोड़ा कम कट्टर है, जबकि जैश ए मोहम्मद नामक संगठन, आतंकी संगठन, अत्यधिक कट्टर आतंकी संगठन है। जैश ए मोहम्मद देवबंदी विचारधारा को परसू करते हैं और धर्म के नाम पर हर दूसरे व्यक्ति की हत्या करने में बिलीव करते हैं। दोनों को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, किंतु इसका खामियाजा पाकिस्तान को इस तरह का भुगतना पड़ रहा है कि जैश ए मोहम्मद कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, पाकिस्तान के लोगों पे हमला नहीं करता। उसका शिकार या उसका टारगेट भारतीय या भारत के लोग होते हैं, भारतीय सेना होती है। लेकिन जैश ए मोहम्मद दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम शियाज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं और बाकी धर्म के लोगों को भी मारता है, जिससे पाकिस्तान में भी सुरक्षा की समस्या बढ़ गई है। जैश ए मोहम्मद के लिए धार्मिक नाम पे हत्या करना ही सब कुछ है, जबकि लश्कर ए तैयबा का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। वो कश्मीर के लिबरेशन के लिए पाकिस्तानी सरकार का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट तो किया, किंतु आज तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद खुद पाकिस्तान के लिए एक ऐसे राक्षस बन चुके हैं जो पाकिस्तान को निगलने को तैयार हैं। इस लेख के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि स्टेट पॉलिसी में कभी भी आतंकवाद एक पॉलिसी नहीं बन सकती है। यदि राज्य आतंक को सपोर्ट करते हैं अपने दुश्मन के लिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आतंकी संगठन आपको स्वयं नष्ट करने में लगा रहेगा। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, अ स्नेक इन योर बैकयार्ड विल नॉट बाइट योर नेबर्स ओनली। आपके घर के पीछे जो एरिया है, यदि वहाँ पे आप किसी सांप को पालेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो कभी आपके घर में भी घुस सकता है, वो आपको भी काट सकता है। और ये सेम चीज़ आज पाकिस्तान के साथ हो रही है कि पाकिस्तान के द्वारा जनित सपोर्टेड आतंकी संगठन आज पाकिस्तान को खुद ही काटने में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी प्रेशर में
अमेरिका से वो फंड लेता है, अमेरिका आतंकवाद को मिटाना चाहता है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि अब उसे सभी आतंकी संगठनों को मिटाना होगा, वरना अमेरिका से हेल्प नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इस कोविड पेंडेमिक से आर्थिक हालात और ख़राब हुए हैं, जिससे भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति और बदहाल होगी। उससे निपटने के लिए उसके पास अब अमेरिका ऑप्शन है। अमेरिका का साथ लेने के लिए आतंकी को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप इन सबको एक बार समराइज़ करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। अब ज़रा हम स्लाइड देखते हैं। हमने इसकी बात कर ली कि हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, हमने बात की कि किस प्रकार पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक प्रॉक्सी वॉर में लिप्त है। फिर हमने बात की कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला। इसमें एक चीज़ और है जो हम जानना चाहते हैं, वो ये कि 1989 से जब सोवियत की सेनाओं ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तो सोवियत के निकलने के बाद अफगानिस्तान में ऐसे बहुत सारे लड़ाके तैयार थे जो ट्रेंड थे, हथियारों से लैस थे, किंतु उनके पास उद्देश्य नहीं था। उन आतंकियों को पाकिस्तान ने भारत की ओर पुश किया ताकि जम्मू कश्मीर की समस्या को बढ़ाया जा सके। और आप देखेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 89 में अफगानिस्तान का वॉर समाप्त हुआ जब सोवियत ने विड्रॉ किया, और 1990 एक वर्ष के बाद ही कश्मीर में एक भयंकर समस्या शुरू हुई। कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलना पड़ा। तो ये सारा लिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, जिस पे हमने कल भी बहुत डिस्कशन किया था, एक लॉन्ग डिस्कशन किया था। और अब अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान को तालिबान से निपटना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हमने देखा अभी कि लश्कर ए तैयबा अभी कुपवाड़ा के हमले में या मुंबई अटैक में भी शामिल था। टीटीपी ने पेशावर में हमला किया था। एलईटी केवल पॉलिटिकल हमले करता है, जबकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ पे हमले करता है, जिस कारण से पाकिस्तान ने अपने सामने कुछ बड़ी समस्याओं को खड़ा किया है। और अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अब उनको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ जिन आतंकियों को सपोर्ट किया है उनको बचाने का प्रेशर है। और इसलिए स्टेट्स शुड नेवर रिसोर्ट टू टेररिज्म, ये इसका निष्कर्ष है। हमारे पास अगली खबर दरअसल इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर एक लेखक की निंदा है, क्रिटिक है, जिसको हम देखेंगे। हर पॉलिसी के साथ में सकारात्मक नकारात्मक पहलू आते हैं। हमने डिस्कशन किया है पहले की वीडियोस में कि कितने या क्या लाभ होंगे माइग्रेंट्स को, वर्कर्स को, एमएसएमईज को, गरीबों को या अन्य इंडस्ट्रीज़ को। इस लेख के माध्यम से हम छोटे में ब्रीफ में समझेंगे कि वो किन बिंदुओं पर इस पैकेज की निंदा कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो लेखक हैं वो फॉर्मर एमपी और मिनिस्टर यशवंत सिन्हा है, इसीलिए लेख इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि उनका मत क्या है। उनका कहना है कि राज्य जो इस कोविड महामारी से लड़ने में सबसे आगे रहे हैं, उनको पर्याप्त फंड नहीं दिए गए हैं। दरअसल अगर हम वित्तीय संघवाद की बात करें तो वित्तीय संघवाद का मतलब ये है कि जो वित्तीय वितरण है वो राज्यों और केंद्र के बीच में तर्कपूर्ण हो, समतापूर्ण हो, इक्विटेबल हो। किंतु अभी राज्य राजस्व की कमी से जूझ रहे हैं, उनको बोरो करना पड़ेगा, जबकि केंद्र यदि उनको आर्थिक मदद देता, यदि 20 लाख करोड़ के पैकेज में राज्यों को कुछ पैसे मिलते तो शायद कोविड से निपटना और बेहतर या और अच्छा हो सकता था। ये उनका पहला पॉइंट है कि राज्यों को पर्याप्त फंड नहीं दिए गए हैं। दूसरा, उनका कहना है कि पैकेज बहुत देरी से आया। देरी से इसलिए आया कि इकोनॉमिक लॉस हो चुका है। लॉकडाउन से 50 से अधिक दिनों से अर्थव्यवस्था बंद है। माइग्रेंट्स अपने घर लौट रहे हैं या लौट चुके हैं या बीच रास्ते में भी हैं, और इस समय आर्थिक पैकेज उनको डायरेक्टली लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो ये उनका दूसरा पॉइंट है कि पैकेज बहुत लेट आया है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, वो पैकेज कम और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ज़्यादा है। औद्योगिक सुधार के मार्ग ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमने कल ही बात की थी कि कोल की खदानों में, मिनरल की माइनिंग में, स्पेस में, एयरलाइंस में रिफॉर्म्स किए गए हैं।
ये समय रिफॉर्म से अधिक स्टिमुलस का होना चाहिए था। और इसमें जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, इसके लिए कुछ खास है नहीं। एक न्यूज़ आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ देखा गया कि माइग्रेंट की क्राइसिस सड़कों पर दिखाई देती है तो सरकारें चिंतित हैं, किंतु जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग है उसकी क्राइसिस और भी गंभीर है। उनके पास बच्चों की पढ़ाई का बोझ है, उनके पास घर चलाने का बोझ है, उनके पास अन्य बेहतर जीवन का एक सपना है, किंतु इस समय रोजगार के चले जाने से, इनकम के नहीं आने से उनकी क्राइसिस और ज़्यादा गंभीर है। और इसलिए इस पैकेज में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास नहीं दिया गया। अंतिम पॉइंट उनका है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकारों ने पूरे दिल से कार्य नहीं किया। दरअसल जब माइग्रेंट को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई तो सरकार ने पहले कहा कि श्रमिकों को स्वयं उसका किराया वहन करना पड़ेगा। ऑपोजिशन के हस्तक्षेप के बाद सरकारों ने उस खर्च को वहन करने का निर्णय लिया। तो ये उनकी सरकारों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है और रिस्पॉन्स में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उसकी कमी को दर्शाता है। तो पहले रेलवेज माइग्रेंट्स पर चार्ज लगाने वाली थी और बाद में ही उसको हटाया गया है। तो ये भी सरकारों की एक असंवेदनशीलता या इनसेंसिटिवनेस का एक एग्जाम्पल है। उनका कहना यह भी है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ साथ कुछ और ठोस कदम करने चाहिए, जैसे किसी प्रकार का अनावश्यक व्यय रोक लेना चाहिए, ऐसा व्यय जो इस समय आवश्यक ना हो, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कभी और हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है जिसके माध्यम से एक नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनेगी, जिसके पास में सचिवालय होगा, ताकि पार्लियामेंट सचिवालय के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत हो। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो पूरा एरिया है उसका रिफॉर्म करेंगे, रिवैम्प करेंगे, उसके लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि इस समय ऐसे किसी पैकेज की आवश्यकता नहीं थी, इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन, लगभग 80,000 करोड़ की लागत से ये ट्रेन भारत में लाई जाएगी। जापान निवेश करेगा, किंतु इस समय बुलेट ट्रेन की आवश्यकता भारत को नहीं है, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि उस पर काम काफ़ी शुरू हो गया है, पैसे निवेश कर दिए गए हैं, तो राज्य सारे सहमत नहीं हैं। फिर भी भारत में ट्रांसपोर्ट को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए बुलेट ट्रेन लाना चाहिए या नहीं, इस पर भी एक डिटेल चर्चा हम कभी करेंगे। अभी के लिए ये इस लेख के मुख्य बिंदु हैं जो हम अपने उत्तरों में लिख सकते हैं टू क्रिटिसाइज द मूव। और हमेशा हमें हर लेख के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए, तभी हमारे उत्तरों में जो क्वालिटी है, जो क्लैरिटी है, वो सामने आएगी। अगली खबर हमारे सामने दरअसल एक एडिटोरियल है कि सरकार का रेस्पॉन्स किस प्रकार से कैलस या फिर इनसेंसिटिव रहा है। यहाँ पर जो बातें हैं वो हम देखते हैं। दरअसल इस लेख के माध्यम से कहा गया कि माइग्रेंट वर्कर्स, लेबर्स आदि जो भारतीय इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट हैं, उनके प्रति सरकारों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव रहा है। यदि आप देखेंगे व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर, यदि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कार्य पद्धतियाँ औपचारिक ना हो, नियमबद्ध ना हो, सैलरी का प्रावधान नहीं हो बल्कि मजदूरी का प्रावधान हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो या रिटायरमेंट का प्रोविजन नहीं हो, एम्प्लॉयर कोई बीमा या कोई पीएफ नहीं देता हो, उन सबको कलेक्टिवली इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। ऐसे क्षेत्र अगर हम देखें तो भारत के गैर कृषि क्षेत्र, भारत में एक प्रकार से अगर आप कृषि को छोड़ देंगे तो उसके अलावा 80% जो वर्कर्स इंडिया में हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। केवल 20% ही भारत में फॉर्मल सेक्टर है। यदि आप सरकार की या पीएसयूज की बात करेंगे तो बड़ी कॉरपोरेशंस में या सरकारी उद्योगों में ही आपको फॉर्मल सेक्टर मिलेगा, जहां पर लोग जॉब सिक्योरिटी लेकर रखते हैं, उनको प्रॉपरली सैलरी मिलती है, उनको अलाउंस मिलता है, उनको पेंशन मिलती है इत्यादि। बाकी 80% भारत का जो श्रमिक है, मजदूर है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, जिसको पता नहीं कि कल उसकी नौकरी रहेगी अथवा नहीं।
इस पूरे ग्रुप में कर्मचारी, कुक्स, क्लीनर्स, पेंटर्स आदि शामिल हैं। इस कोविड क्राइसिस ने बता दिया, ये प्रूव कर दिया कि भारतीय सरकारें इस प्रकार के संकट से निपटने में कितनी सक्षम होंगी या कितनी सक्षम हैं। कोविड ने बता दिया कि सरकारों ने अभी तक इतने सालों से इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किए हैं। कानून पहले भी बने थे। 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया था, किंतु ये सारा कानून सिर्फ पेपर्स में है। उनके जॉब सिक्योरिटी के लिए या उनके फ्यूचर के लिए कोई खास प्रावधान किया नहीं जाता। इसके अतिरिक्त हमने पहले बात की थी कि कैसे राज्य सरकारों ने लेबर रिफॉर्म्स को भी अमेंड कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सके। न्यूनतम मजदूरी की शर्त हटा दी है, ओवर टाइम करना पड़ेगा, वेजेस कम मिलेंगे इत्यादि। तो कलेक्टिवली हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज इस समय भारत का इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है और सरकारों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी इनसेंसिटिव है, काफ़ी अनप्लान्ड है। तो ये भी सरकारों के विफलता को दर्शाता है। तो इस समय सरकारों को पॉलिसी बनाते समय एक बड़े पॉपुलेशन जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उसके रोजगार, उसकी सुरक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि उनके हाथ में पैसा पहुंचता है, उनके रोजगार को सुनिश्चित करते हैं, तब जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रिवाइवल है, जो उसका रिकवरी है, उसको हम फास्ट ट्रैक कर सकेंगे। अगली खबर दरअसल हमारे पास चक्रवाती तूफान से है, साइक्लोन से है। सुपर साइक्लोन अम्फान जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर लैंड होने वाला है और काफ़ी खतरा है इससे लोगों को, जनमाल को। लगभग 3 लाख लोग जो इस तट पर रहते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है। ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से नहीं है, अनलेस पीटी में क्वेश्चन आए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुछ एनालिसिस हम करेंगे इसमें कि पिछले कुछ दिनों से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का तापमान क्यों बढ़ा है, जिससे साइक्लोन्स के सुपर साइक्लोन्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ी है। एक रिसर्च के अनुसार लॉकडाउन होने से इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी बंद हुई है, उससे एटमॉस्फेयर में ब्लैक कार्बन एरोसोल्स, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, अगर नहीं पढ़ा तो एटमॉस्फेयर में, नेचर में बहुत छोटे ब्लैक पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं जो कोयले को जलाने से भी उत्पन्न होते हैं, पेट्रोलियम के एमिशन से होते हैं, गाड़ियों के एमिशन से होते हैं। तो ब्लैक कार्बन या एरोसोल्स का एमिशन ऑलमोस्ट कम हो गया है, बंद सा हो गया पिछले 2 महीनों में। अब होता यह है दरअसल कि ये धरती है और यहाँ पर नेचर में ब्लैक पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, जिससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और सरफेस का टेम्परेचर कुछ कम रहता है, संतुलित रहता है। ये न्यूज़ आर्टिकल कह रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से चूंकि इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज लगभग बंद हैं, तो सरफेस के ऊपर ब्लैक कार्बन अनुपस्थित है, जिससे सनलाइट पूरी की पूरी मात्रा में ओशन के सरफेस पर पड़ती है, जिससे ओशन के सरफेस में पिछले 2 महीने में नॉर्मल की अपेक्षा 1 से 3 डिग्री तापमान अधिक देखा गया है। और इससे, इस उष्मा से, इस हीट से मॉइस्चर बनता है, हीट निकलती है और साइक्लोन्स अपनी एनर्जी इसी हीट और मॉइस्चर से डिराइव करते हैं। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। इन नटशेल कि साइक्लोन्स की हीट के पीछे जो सनलाइट उनको मिलती है, जो पानी गर्म होता है, जो उसकी हीट है और जो मॉइस्चर है, उससे साइक्लोन्स अपना हीट डिराइव करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। तो एरोसोल्स के नहीं बनने से पूरी की पूरी हीट ओशन की सरफेस एब्जॉर्ब करती है, जिससे साइक्लोन्स की तीव्रता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में ये ऐसे साइक्लोन्स की जो समस्या है, जो तीव्रता है, उसको बढ़ता हुआ अनुमानित किया गया है। तो ये एनालिसिस हमें इस पार्ट में करना था कि हॉटर ओशंस, मतलब जितने ओशंस और गर्म हो रहे हैं, उससे साइक्लोन्स सुपर साइक्लोन्स में परिवर्तित हो रहे हैं। और चूंकि साइक्लोन्स अपनी एनर्जी को मॉइस्चर से और हीट से प्राप्त करते हैं, और चूंकि हीट बढ़ गई है, इसलिए भी साइक्लोन्स अधिक और तीव्र आने की संभावनाएं भी बढ़ गई है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आज की अंतिम खबर है रिगार्डिंग एमएसएमईज, लघु उद्योग। लघु उद्योग की परिभाषा क्या होनी चाहिए? दरअसल जब लघु उद्योग के लिए लॉ पास किया गया 2006 में, तो उसमें कुछ सीमा रखी गई कि इस सीमा के अंतर्गत जो उद्योग आएंगे उनको लघु उद्योग कहा जाएगा, और जो उद्योग उस सीमा में आएंगे उनको सरकारें लाभ देंगी, कर में छूट देंगी, सस्ता लोन देंगी इत्यादि। जिन उद्योगों ने अपना काम शुरू किया लघु उद्योग के रूप में, उन्हें डर हुआ कि यदि वो उत्पादन बढ़ाते हैं या उनकी लागत बढ़ती है तो क्या वे लघु उद्योग की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। यदि वो लघु उद्योग की श्रेणी से बाहर होकर नॉर्मल उद्योग में प्रवेश करेंगे तो क्या सरकारों से मिलने वाली राहत सामग्री उनको मिलेगी। और इसलिए भी देखा गया कि बहुत सारे लघु उद्योग जानबूझकर अपने उत्पादन, अपने प्रोडक्शन को एक लिमिट में रखते थे ताकि उनको सरकार से मिलने वाली रियायतें मिलती रहे। इससे लघु उद्योग का विस्तार रुकता था, और इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर प्रस्ताव दिया है कि लघु उद्योगों के डेफिनेशंस को बदला जाएगा। इस पिक्चर को देखें आप, इसमें ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पुरानी डेफिनेशन है लघु उद्योगों की, और ये अभी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित नई परिभाषा है। यदि पहले कोई विनिर्माण का उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में निवेश 25 लाख रुपए तक होता था तो उसे माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग कहा जाता था। यदि निवेश 5 करोड़ तक था, मतलब 25 लाख से 5 करोड़ तक था, तो उसे छोटे उद्योग कहे जाते थे। और यदि निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता था तो उसे मध्यम उद्योग की परिभाषा दी जाती थी। यदि कोई उद्योग सेवा क्षेत्र में है तो सेवा क्षेत्र में चूंकि लागत या निवेश कम हो सकती है, इसलिए माइक्रो के लिए 10 लाख की सीमा थी, छोटे के लिए 10 लाख से 2 करोड़ की रेंज थी, और मीडियम के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ की रेंज रखी गई थी। यह पुरानी परिभाषा है एज पर द एक्ट ऑफ 2006। आज 2020 में इस परिभाषा में अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि पहले से कीमतें बढ़ी हैं तो 25 लाख इस समय पर्याप्त माना नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया कि अब माइक्रो उद्योग वो होंगे जिनमें 1 करोड़ तक का या तो निवेश होगा या उनका टर्नओवर, उनका एनुअल सेल्स 5 करोड़ तक का होगा। छोटे उद्योग वो होंगे जिनमें निवेश 1 करोड़ से 10 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का होगा। और छोटे या मीडियम उद्योग, मध्यम उद्योग वो होंगे जिनमें निवेश की सीमा अप टू 20 करोड़ होगी या टर्नओवर 100 करोड़ होगा। इस प्रकार से, इस परिभाषा से जिन उद्योगों ने प्रगति की है तो वो भी एमएसएमई के दायरे में रहकर सरकारों से टैक्स में, उत्पादन में आदि में लाभ ले सकते हैं। और इन सब को देखते हुए ये संशोधन किया गया है एमएसएमईज में। ये थे हमारे न्यूज़। अंतिम हमारे सामने हिंदू का कार्टून है, अंत में जो एक अच्छा कार्टून है कि इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोविड का जो वायरस है अपने टीममेट्स को समझाता है कि देश ने लॉकडाउन घटा दिया है, तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। तो कार्टून से भी हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन हटा है तो भारत में कोविड की समस्या बढ़ती दिखाई दे सकती है। कल में भारत में 5000 केसेस से ऊपर पाए गए हैं। तो ये कार्टून दरअसल भारत की कोविड समस्या को बिल्कुल अच्छे रूप से दर्शाता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम सेम डे की न्यूज़ के साथ में। तो कल 21 मई है, तो कल हम उसी दिन की न्यूज़पेपर को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।